नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन एजुकेशन, इस पाठ्यक्रम के तहत अब तक हमने अनुसंधान की समस्याओं के विषय में देखा, उनके क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त किया और परिकल्पना का निर्माण कैसे करना है। उन परिकल्पना में दोनों चर, आश्रित और स्वतंत्र चर की क्या भूमिका होती है। उसी में रिलेवेंट जो वेरिएबल्स होते हैं, प्रासंगिक चर, वे किस प्रकार से उसको प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। चरों के साथ साथ उनका क्या गुणवत्ता है, वो संख्यात्मक रूप में कैसे आते हैं, गुणात्मक रूप में उनका प्रयोग कैसे होता है। फिर हमने देखा कि जो परिकल्पना बनाई गई है किसी समस्या के समाधान के लिए, जो एक संभावित समाधान तैयार किया गया है जिसको हम हाइपोथेसिस के रूप में कहते हैं, वह हाइपोथेसिस हमारी वह समस्या के समाधान का जो रास्ता है, जो एक योजना है, जो एक प्रणाली है, उसको हम कैसे पूर्ण करेंगे, उसका परीक्षण कैसे करेंगे, किस विधियों से करेंगे। इसके लिए हमने आपको विधियों को बताया। तमाम विधियां तक बताई गई, जिसमें से आप ऐतिहासिक विधि को देखें, वर्णनात्मक विधि को देखें, तुलनात्मक विधि को देखा गया, विवरणात्मक विधि को देखा गया, एक्स पोस्ट फैक्टो विधि को देखा गया, प्रयोगशाला प्रयोग विधि को देखा गया, क्षेत्र अध्ययन, क्षेत्र प्रयोग, माने विधियां उसमें जितनी आवश्यक समझी गई, जिससे आप कार्य कर सकते हो, जिसके आधार पर कार्य किया जा चुका है, उन समस्त विधियों पर यहाँ पर कुछ ना कुछ बातें जो उसमें अच्छी हैं, जो आपके लिए उपयोगी हैं, जिन विधियों का किस क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है, इससे संदर्भित विधियों का व्याख्यान किया गया, उससे संदर्भित तमाम वीडियो बनाए गए। अब हम देखेंगे कि जो प्रयोगात्मक विधि होती है और अप्रयोगात्मक विधि होती है। तो प्रयोगात्मक विधि में क्या था कि प्रयोग के द्वारा जब स्वतंत्र चर जो होते थे वे पूरी तरह से अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण होते थे। वो जैसे चाहता था उसी प्रकार से उसका रिस्पांस आश्रित चरों पर लेने का प्रयास करता था, क्योंकि स्वतंत्र चर ही आश्रित चर को प्रभावित करते हैं। और कभी कभी जैसे आपने एक्स पोस्ट फैक्टो में देखा, ऐतिहासिक विधि में देखा, वहां पर क्या था, वहां पर था कि जो आश्रित चर है वह प्रभावित कर रहा है किसको, स्वतंत्र चर जो उस समय के थे। यानी स्वतंत्र चर बिल्कुल नियंत्रण में नहीं थे अनुसंधान करता, क्योंकि घटनाएं बीत चुकी होती हैं, जो लोग घटना करने वाले होते हैं वो कर चुके होते हैं, इसलिए उन लोगों को तो हम बदल नहीं सकते। पकड़ेंगे तो उन्हीं को पकड़ेंगे, जांच करेंगे तो उन्हीं की करेंगे, पूछेंगे तो उन्हीं से करेंगे। और जिन लोगों को उन्होंने परेशान किया, प्रभावित किया, जिसके द्वारा कोई समस्या उत्पन्न हुई है, वे तो बेचारे प्रभावित हुए हैं, वही आश्रित चर हैं। इसलिए उनमें भी हम किसी प्रकार तब्दीली तो कर नहीं सकते। जो उन पर पड़ी है, बीत रही है, उसको हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस दशा में हुआ, क्या चीजें ना होती, कौन सी परिस्थिति ऐसी बनती कि घटना ना घटी होती, या कहां पर असावधानी हुई कि घटना घटी हुई है। इसी तरह से अगर कोई सफलता प्राप्त हुई है तो सफलता को भी हम इसी तरह से ढूंढते हैं कि क्या कारण था, कौन कौन सी ऐसी विषय वस्तु थी, किसकी ऐसी तैयारी की गई थी जिसके आधार पर सफलता प्राप्त हुई है। कौन अगर असफल होता है तो वहां पर कौन ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जिसके आधार पर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी महसूस हुई और असफलता उसको मिली है। इस तरह से कार्य और कारण का जो संबंध है, यही मूल रूप से चरों का एक तरह से रिलेशन है, संबंध है। उनके प्रभाव अच्छे हैं तब भी चर हैं, अगर प्रभाव थोड़ा सा कुछ विपरीत आते हैं तब भी चर आते हैं। और जब कोई समस्या ही रहती है तभी हम क्या करते हैं, शोध कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिना समस्या के हम किसी कार्य को करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। और जब समस्या आती है तब हम उसको डिसाइड करते हैं, एक उद्देश्य बनाते हैं, पर्पज बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेते हैं, एम्स बनाते हैं कि मुझे एक कार्य करना है। उसका एक सीमांकन होता है, एक लिमिटेशन होता है, जिसके आधार पर हम अपनी कार्य योजना को बनाते हैं, तैयार करते हैं। और जो कार्य योजना बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह पहले शुरू होती है समस्या की पहचान से ही। इस तरह से हम प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक माने एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल जो विधियां चलती हैं, इसके आधार पर हम समस्या का समाधान करने का पूर्णतया प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अप्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी ऐसा रिसर्च, ऐसा अनुसंधान जिसमें प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता नहीं है,
जिसको जांच सकते हैं, जिसका पड़ताल कर सकते हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं उसके आधार पर हम आश्रित चरों और स्वतंत्र चरों को एकत्र करके उनसे संबंधित, समस्या से संबंधित जो कुछ भी कार्य करना है, जो कुछ भी जानकारी करना है, जो कुछ भी डायग्नोसिस करना है, वो कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो आश्रित चर होते हैं और जो स्वतंत्र चर होते हैं, तो स्वतंत्र चर पर सीधा नियंत्रण यहाँ अनुसंधानकर्ता का नहीं रहता है, क्योंकि घटनाएं बीती हुई होती हैं, कार्य हो चुका होता है। आश्रित चर और स्वतंत्र चर अपना प्रभाव एक दूसरे को दे चुके होते हैं। इसलिए अप्रयोगात्मक अनुसंधान प्रयोग की स्थिति में ना होकर के एक्सपेरिमेंटल रूप में ना होकर के या नॉन एक्सपेरिमेंटल रूप में होता है, जहां पे स्वतंत्र चरों पर अनुसंधानकर्ता का किसी भी प्रकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, अप्रयोगात्मक अनुसंधान एक ऐसा क्रमबद्ध अनुभव सिद्ध अनुसंधान है। माने क्या है? क्रमबद्ध अनुभव सिद्ध अनुसंधान होता है, यानी इसमें अनुभवों को विशेष वरीयता दी जाती है और एक सीक्वेंस में चलता है, क्रमबद्धता होती है। यह अप्रयोगात्मक अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह क्रमबद्ध होता है, अनुभव सिद्ध होता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। यानी जो स्वतंत्र चर हैं वो किस प्रकार से आश्रित चरों को प्रभावित करेंगे, उसमें अगर अनुसंधानकर्ता चाहे कि स्वतंत्र चरों में कुछ उसमें जोड़ तोड़ कर ले, तो ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति पहले ही हो चुकी होती है। अर्थात जो स्वतंत्र चर होते हैं वे अपने कार्य को पहले कर चुके होते हैं। इसलिए वर्तमान में जब अनुसंधान करने के लिए अनुसंधानकर्ता बढ़ रहा है तो उस पर कोई उसका सीधा नियंत्रण नहीं हो पाता है, या वे स्वाभाविक रूप से जोड़ तोड़ के योग्य ही नहीं होते हैं। अर्थात वे नेचुरली देखा जाए कि चूंकि जो कार्य हो चुका है, जिन लोगों के द्वारा संपादित किया जा चुका है, अब उसको हम प्रभावित नहीं कर सकते। उनकी संख्या को तो बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना उनको बदल सकते हैं, बल्कि वही रहेंगे जो मूल रूप से उस घटना के जिम्मेदार रहे हैं। इसीलिए इसमें स्वाभाविक रूप से जोड़ तोड़ के योग्य ही नहीं होते हैं। आश्रित चर तथा स्वतंत्र चरों की सहवर्ती परिवर्तनों के आधार पर, अब यहां देखिए, आश्रित और स्वतंत्र चरों के सहवर्ती माने साथ साथ चलने वाले जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के आधार पर इन चरों के बीच के संबंधों के बारे में, यानी उनके परिवर्तन किस दृष्टि से हो रहा है, किस मात्रा में हो रहे हैं, उस परिवर्तनों को देख करके, उसी को आधार बना करके क्या कहते हैं, संबंधों के बारे में बिना किसी तरह के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के ही अनुमान लगाया जाता है। अर्थात स्वतंत्र चर और आश्रित चरों के बीच में किस प्रकार से कार्य हुआ है, वे किस प्रकार से दूसरे को प्रभावित किए हैं, इसमें बिना कोई छेड़छाड़ किए हम एक अनुमान लगाते हैं उन दोनों चरों के आधार पर, उन दोनों जो एक दूसरे के रिलेशन में, संबंध में आ रहे हैं। यानी संबंध का प्राय होता है कि यहाँ पर कोई न कोई एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, उस प्रभाव के संबंध को देखा जाता है। वह प्रभाव कितना है, कितनी मात्रा में है, हम इस प्रभाव को देखते हैं दोनों चरों के, और उसी के आधार पर एक अनुमान लगाते हैं। हाँ, इस प्रकार से रहा होगा तभी ऐसी घटना घटी होगी, तभी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई होगी, तभी इस प्रकार से लोग एक दूसरे को परेशान किए होंगे। या छात्रों के अंदर अगर देखें, उनके अंदर रुचि क्यों नहीं आई, वो पढ़ने में आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि हो सकता है उस समय शिक्षक के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी ना रही हो, या विद्यालय के द्वारा उस प्रकार से अनुकूल समय न प्रदान किया गया हो, या बैठक व्यवस्था अच्छी ना रही हो, प्रकाश व्यवस्था में, या मौसम अनुकूल ना रहा हो। तमाम प्रकार की जो ऐसी परिस्थितियां हैं जो उस समय घटित हुई होंगी, उसको तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि घटनाएं घट चुकी हैं। इसलिए उसके आधार पर भी जो कुछ भी अधिगमन किया गया बच्चों के द्वारा, वह क्या है, उसी समय किया गया है, वर्तमान में नहीं। इसलिए जो बीती हुई चीजें हैं, जो अब तक हो चुकी हैं, ऐसे संदर्भित जब परिस्थितियों को लेकर के, चाहे वह शैक्षिक हो चाहे सामाजिक हो, हम उस पर जब कार्य करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का हम तोड़ मरोड़ नहीं कर पाते, किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, उसको ना तो हम किसी तरह से बदल सकते हैं, बल्कि उन दोनों का परस्पर क्या संबंध रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित किए रहे होंगे, इसी पर आधारित हम उनके परिवर्तनों को अपने प्रभाव का, उनके परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन का आधार बना करके कार्य किया जाता है। जैसे आपका पेंडेमिक जो इस समय सिचुएशन चल रही है महामारी की, कोविड-19,
इस समय तमाम प्रकार से अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, चाहे वह शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे किसी प्रकार की व्यवसायिक संस्थाएं हो, हर जगह इस प्रकार की दिक्कतें आई हैं। लेकिन जो चीजें अब तक बीती हुई हैं, जिनके कारण हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है, क्या उसको हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि घटनाएं बीत चुकी हैं, वे परिस्थितियां बीत चुकी हैं, वे समस्याएं आ चुकी हैं, लोग उसको झेल चुके हैं। अगर उसका हमें अध्ययन करना है तो जो इन परिस्थितियों के कारण हमारा अब तक नुकसान हुआ है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हुआ है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हुआ है, उसको तो अब हम बदल सकते हैं उस सिचुएशन को, क्योंकि उस सिचुएशन उस समय की थी, उस समय जैसा हमने झेला, जैसा देखा, जैसा प्रभाव रहा, उसी प्रभाव का अध्ययन आज हम कर सकते हैं। तो इसी कहा जाता है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल, अर्थात जो चीजें बीत चुकी हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट के रूप में, प्रयोग के रूप में इस समय अच्छी तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि उन जब प्रयोग का प्राय होता है कि प्रयोगकर्ता जब स्वतंत्र रूप से उन तमाम परिस्थितियों को अपने अनुसार वह यूज कर सके, उपयोग में ला सके, जैसा चाहे वैसे उसमें बदलाव कर सके। लेकिन ये परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि ये संभव हो ही नहीं सकती, वो कार्य हो चुका है। हम वर्तमान को सचेष्ट कर सकते हैं, भविष्य को और अधिक चेतावनी दे सकते हैं कि हमें कैसे रहना है, किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से उपलब्धि को लेना है, तीसरे संदर्भित चीजों को समाज को क्या देना है, उनको किस प्रकार के हमारे सजेशन होंगे, इन सब चीजों को लेकर के हम केवल कार्य कर सकते हैं। उस पर एक परिकल्पना का निर्माण करके उसमें से कुछ न्यायादर्शों का चयन करके हम इसको बता सकते हैं परीक्षण के द्वारा कि अगर ऐसा करते हैं तो इस तरह में भी हम इन तमाम प्रकार की परेशानियों से, मुसीबतों से अपने को बचा सकते हैं। तो कहने का प्राय है कि जो दोनों चर होते हैं वे कहीं ना कहीं एक दूसरे पर प्रभाव तो जरूर डालते हैं। अगर प्रभाव ना डालते तो अनुसंधान कार्य होता कैसे? तो इसी तरह से ये कहा गया है कि अप्रयोगात्मक अनुसंधान एक ऐसा क्रमबद्ध अनुभव सिद्ध अनुसंधान है जिसमें अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अर्थात जो अप्रयोगात्मक अनुसंधान होता है या अनुभव सिद्ध होता है या क्रमबद्ध होता है, और इतना ही नहीं, इसमें अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, वह उसमें किसी प्रकार का चाह करके भी कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति, उनकी जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो पहले बीत चुकी होती है। इसी तरह से वे स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार के परिवर्तन करने योग्य होते ही नहीं है। आश्रित चर तथा स्वतंत्र चरों के सहवर्ती परिवर्तनों के आधार पर, माने जो आश्रित चर हैं और जो स्वतंत्र चर हैं, उनके साथ साथ जो कुछ भी प्रभाव हैं, जो उनके आधार पर परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के प्रभावों को देख करके हम उनके संबंधों के बारे में बिना किसी तरह के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के ही, उसमें कोई डायरेक्ट हम इंटरफियर नहीं कर सकते, बल्कि अनुमान लगा सकते हैं, एक गेस लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं किस कारण से कार्य हुआ होगा। इसको कर्लिंगर ने कहा है। कर्लिंगर एक अच्छे शिक्षाविद रहे हैं, एक अच्छे अनुसंधान वैज्ञानिक रहे हैं, और उन्होंने इन चीजों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्पष्ट ढंग से देखा, सुना और समझाने का प्रयास किया है। इस तरह से कर्लिंगर महोदय के द्वारा जो ये परिभाषा दी गई है, इसमें अप्रयोगात्मक अनुसंधान की समस्त कार्य प्रणालियां दिखाई पड़ रही, परिलक्षित होती हैं, क्योंकि परिभाषा ही किसी भी कार्य करने के लिए, उस विषय वस्तु को सूचित करने के लिए उसकी एक पूरी तरह से, जिसे कहते हैं कि बेस होता है, मूल होता है, उसमें संक्षेप में सब कुछ कह दिया जाता है, बस उसका विस्तार आगे करना होता है। अप्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी जो अप्रयोगात्मक अनुसंधान होता है वह किस प्रकार से, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण हैं, आइए उन गुणों को हम देखने का प्रयास करते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए ये उपयोगी क्यों है। देखें, अप्रयोगात्मक अनुसंधान, अनुसंधानकर्ता प्रभाव के आधार पर कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। माने अप्रयोगात्मक अनुसंधान में जो अनुसंधानकर्ता होता है वह क्या करता है, प्रभाव के आधार पर कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। कहने का प्राय है कि जो अप्रयोगात्मक अनुसंधान है, इसमें जो रिसर्चर है वह रिसर्चर प्रभाव के आधार पर, माने किस प्रकार का प्रभाव दोनों वस्तुओं के बीच में रहा है या एक दूसरे को कैसे प्रभावित किए हैं, उन प्रभावों को आधार बना करके कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। अर्थात क्या कारण रहे होंगे, उन कारणों के आधार पर क्यों ऐसा किया गया, उसी रीजन को जानने का मूल रूप से प्रयास होता है।
अप्रयोगात्मक अनुसंधान क्रमबद्ध एवं अनुभव सिद्ध होता है। यानी जो अप्रयोगात्मक अनुसंधान होता है उसकी परिभाषा में हमने देखा यह क्रमबद्ध होता है एवं अनुभव सिद्ध होता है, अर्थात इसमें लोगों का अपना अनुभव काम करता है, इसमें जो अनुसंधान करता है उसका अनुभव काम करता है और अपने अच्छे अनुभव के ज्ञान के आधार पर ही वह अनुसंधान कार्य को अप्रयोगात्मक अवस्था में कर सकने में समर्थ होता है। अप्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चरों में किसी प्रकार के संबंध के होने की कल्पना का आधार इन दोनों चरों के मध्य हुए सहवर्ती परिवर्तन होते हैं। कहने का प्राय है कि जो आश्रित चर हैं, जो स्वतंत्र चर हैं, इन दोनों के मध्य में किस प्रकार से साथ साथ कार्य हुए हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित किए हुए हैं, उनके सहवर्ती परिवर्तनों को देख करके ही, उनके सहवर्ती प्रभावों को देख करके ही हम उस पर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन दोनों चरों की उपस्थिति में ही हुई हैं, जो एक दूसरे को कहीं कहीं साथ साथ प्रभावित किए हुए हैं। यही कारण है कि अनुसंधानकर्ता उन चरों में किसी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं करता है, उसमें परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि उसमें वह अपना एक कल्पना करता है, एक सोच करता है, एक अनुभव लेता है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, इसलिए उसके आधार पर वह घटनाओं के तह तक जाने का प्रयास करता है। इसीलिए वह कभी कभी क्षेत्र में जाकर के उन वस्तुओं को देखता है, घटना स्थल को देखता है, कभी कभी क्या करता है उनका विवरणात्मक रूप लेता है, कभी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का प्रयोग करता है। तो इनसे क्या है, डिस्क्रिप्टिव इत्यादि जो ऐतिहासिक रिसर्च हैं, इन रिसर्चों को एक माध्यम बना करके ऐसा हुआ होगा, ऐसा ना होता, इस प्रकार की संभावना माने प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के आधार पर कार्य करता है। यानी घटना क्यों घटी होगी, इस प्रकार की प्रसंभाव्यता, और घटना फिर ना होगी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी, दोनों को दर्शाना जरूरी होता है। इन दोनों उद्देश्यों को लेकर के अनुसंधानकर्ता आगे बढ़ता है और वर्तमान में उसको परीक्षित करने का पूर्ण प्रयास करता है। इसी तरह से अप्रयोगात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। कहने का प्राय है कि जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जिन लोगों ने उस कार्य को कर लिया है, जब परिस्थितियां आ चुकी हैं, तो उस जिनके द्वारा आई हैं, किस परिस्थिति में आई हैं, क्यों समस्या उत्पन्न हुई, उस पर जो अनुसंधान करता है, क्योंकि वो हो चुका है इसलिए उस पर किसी प्रकार का उसका सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। वह उसको केवल समझ सकता है, उसके विषय में अपने अनुभव को लगा सकता है, उनको एक सीक्वेंस दे सकता है, उस पर एक अनुमान लगा करके अपनी बातों को कह सकता है, लेकिन वह उसमें किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं कर सकता है। इसे विवरणात्मक शोध भी कहा जाता है, माने अप्रयोगात्मक अनुसंधान को विवरणात्मक शोध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज का विवरण होता है, हर चीज का इसमें एक एक घटनाओं का उसमें स्पष्टीकरण होता है, उससे संबंधित तमाम प्रकार कि जो आंकड़े होते हैं वहां पर संग्रहित होते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर परीक्षण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसे विवरणात्मक शोध भी कहा जाता है। ऐसे शोध में अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य प्रयोज्यों के व्यवहार को निरीक्षण करना तथा वर्णन करना होता है। यानी यहाँ पर मूल रूप से क्या है कि जो अनुसंधान करता है इस प्रकार के अप्रयोगात्मक अनुसंधान में, विवरणात्मक अनुसंधान में, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में, ऐतिहासिक अनुसंधान में वो क्या करता है, सीधे सीधे जो उसका उद्देश्य होता है वह प्रयोज्यों के व्यवहार को निरीक्षण करना। यानी प्रयोज्य माने जिनके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारे परीक्षण के मूल केंद्र हैं, उनके अंदर किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है इसका वह निरीक्षण करता है। माने वर्तमान परिस्थिति में उनको लाता है, उन आश्रित चरों को, वो क्यों प्रभावित हैं, कैसे हुए हैं, उनसे वह अनेकों प्रकार के वह प्रश्नों को पूछता है, उस घटनाओं के विषय में देता है, कभी घटनाओं को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है, कभी उसकी सच्चाई को जानते हुए झूठ बोलता है, माने उसको छिपाता है, कभी झूठी घटनाओं को भी उसके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे वह अपनी प्रक्रिया को दे। जब तक हम उसी प्रक्रिया को जानने का पूरी तरह से प्रयास नहीं करेंगे और उसका माध्यम नहीं बनाएंगे, तब तक समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि जो प्रयोगकर्ता, अनुसंधान करता प्रयोज्य को अपना उद्देश्य बनाता है कि वह कैसे कैसे किन परिस्थितियों में कार्य को किया है, क्यों किया है, अपनी प्रक्रिया को कैसे देगा। इसलिए कभी कभी झूठी
घटनाओं को भी वो सही बना देता है कि देखो इस प्रकार से हुआ होगा। अनुसंधान करता उसके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप भी लगाता है रिसर्चर पर, जिसके आधार पर रिएक्शन करे। कभी वह सही घटनाओं को झूठी बताता है, माने उसको गलत साबित करने का प्रयास करता है, कभी झूठी घटनाओं को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, कभी जो सूचनाएं उसको याद नहीं है फिर भी उसको सही बताने का प्रयास करता है, कभी कभी जो सूचनाएं उसको बिल्कुल भूल चुकी हैं उसको वह सही बताने का प्रयास करता है, याद में नहीं है तब भी बताने का प्रयास करता है। इसका अभिप्राय है कि उस समय अनुसंधान करता ही मूल होता है, क्योंकि वह एज ए डॉक्टर काम कर रहा है, एज ए रिसर्चर काम कर रहा है, एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहा है। उसकी प्रक्रिया वही सब होनी चाहिए जिसके आधार पर वह आश्रित चर के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, जो प्रभावित हुआ है, वह अपने समस्त प्रकार की समस्याओं को उस अनुसंधानकर्ता को, रिसर्चर को निसंकोच बता सके। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, किसी प्रकार कोई हेजिटेशन ना हो, किसी प्रकार से कोई उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन ना हो। ऐसा सोच करके वह अनुसंधानकर्ता अनेक प्रकार के उपायों को लगाता है, अनेक प्रकार के उपायों को करता है, जिससे जो कुछ भी परिणाम मिलना है, जो कुछ भी कार्य होना है, जो कुछ भी हमें डायग्नोसिस करना है, उसको हम सरलता पूर्वक, अच्छे पूर्वक, विश्वसनीयता के साथ कर सकें। इस तरह से जो इसकी विशेषताएं होती हैं वह देखा जाए तो घटना के बीतने के बाद भी, क्योंकि आजकल तमाम ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां पर हम अप्रयोगात्मक अनुसंधान के द्वारा ही समस्त समस्याओं का निदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अप्रयोगात्मक अनुसंधान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उतना सत्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी जहां पर कोई अनुसंधान नहीं किया जा सकता, ऐसे परिस्थितियों में यह अप्रयोगात्मक अनुसंधान ही उन समस्त समस्याओं का निदान करने में, उसका समाधान करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, अप्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम देखेंगे इसके स्टेप क्या हैं, अप्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया या प्रोसेस कैसे चलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो समस्या है, जो परेशानी है, जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति सामाजिक है या किसी शैक्षिक संस्थाओं से युक्त है, तो संस्थागत या सामाजिक है। पहले हम परिस्थितियों को पहचानें, उस परिस्थितियों के क्षेत्रों को देखें, उसमें जो समस्या जहां से आई है उस क्षेत्र को चिन्हित करें, और जब हम चिन्हित कर लेते हैं तो समस्या का चयन हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब समस्या हमें प्राप्त हो गई तो समस्या को परिभाषित करें, उसको स्पष्टीकरण दें, किन कारणों के कारण, इन परिस्थितियों की वजह से, इन जो हमारे पास रीजन है, यही एक ऐसा रीजन बन रहा है जिसके आधार पर मैंने समस्या का चयन करने का प्रयास किया है। यही होता है किसी भी उद्देश्य को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रकरण पर हम अपने विचारों को व्यक्त करें। हमें ये विचार, मेरे मन में उद्देश्य आया कहां से, समस्या उत्पन्न कहां से हुई, उस समस्या को स्पष्टीकरण करना, उसको परिभाषित करना, क्लेरिफिकेशन देना। परिकल्पना निर्माण अगला होता है, जो परिकल्पना होती है, यानी अब तो समस्या आ गई है, उसका हमने चयन भी कर लिया है, अब समस्या का निदान कैसे करेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे, इसके लिए एक संभावित समाधान की योजना बनाई जाती है, जिसे हम परिकल्पना निर्माण कहते हैं। जब परिकल्पना हमारी बन गई तब कहते हैं न्यायादर्श का चयन। अब उस परिकल्पना के आधार पर उस समस्या के समाधान को करने के लिए जो कुछ भी हमने एक प्लानिंग किया है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, कितने लोगों को सम्मिलित किया जाए, कितनी तथ्यों को, आंकड़ों को उसमें संग्रहित किया जाए, उसी को हम कहते हैं न्यायादर्श। अर्थात अगर घटना में बहुत से लोग हैं तो उसमें से कुछ लोगों के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और जो जानकारी प्राप्त होगी समग्र पर, माने टोटल पॉपुलेशन पर, यूनिवर्स पर लागू होगी। इस तरह से इसे हम सैंपलिंग कहते हैं, इसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर आंकड़ों का संग्रह, जब न्यायादर्श हमारा बन गया, जब हम उन लोगों में से कुछ लोगों को चयनित कर लिए जिन पर हम अपने इस अनुसंधान कार्य को करने जा रहे हैं, तो उसके आधार पर आंकड़ों का संग्रह माने कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन करेंगे, यानी उनसे संबंधित जो भी विषय वस्तुएं होंगी, जो भी इक्विपमेंट होंगे, जो कुछ भी टूल्स होंगे, जो कुछ भी उस समय कार्य करने के लिए आवश्यक वस्तुएं होंगी, उन समस्त प्रदत्तों को हम संग्रहित करेंगे और उसे परीक्षण में प्रयोग करने हेतु पूरी तरह से तैयार करेंगे। और इसके आधार पर परिकल्पना का परीक्षण, जो अगला स्टेप आता है, जो अगले प्रोसीजर होता है, वह क्या होता है, परिकल्पना का परीक्षण करना। अर्थात जो समस्या समाधान के लिए हमने कार्य योजना बनाई है, उसका अब
उससे संबंधित जितने भी हमारे सैंपलिंग हुई है, जितने हमारे डाटा कलेक्शन हुए हैं, अब उनको परीक्षण के रूप में लिया जाए और उनका परीक्षण किया जाए। और अंत में होता है मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन, यानी जब परीक्षण हो रहा है तो उसका कोई न कोई एक निष्कर्ष निकलेगा। उस निष्कर्ष के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें, इसमें कौन कौन से चर वास्तव में एक दूसरे को प्रभावित करने वाले हैं, किन चरों के आधार पर यह घटनाएं घटी हुई हैं, किन चरों को अगर उस समय हटा दिया गया होता तो शायद एक घटना ना घटी होती, एक परिस्थितियां उत्पन्न ना हुई होती, आज हमें अनुसंधान करने की इतनी आवश्यकता भी महसूस ना होती। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं और एक तरह से उसकी पॉसिबिलिटी बताते हैं। पॉसिबिलिटी माने संभावितता बताते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो। इसलिए हम सजेशन देते हैं कि आपको इस प्रकार से रेडी रहना है, इस प्रकार से तैयार रहना है, इस प्रकार की समस्याओं को झेलने के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। इससे लाभ क्या होता है, अनुसंधानकर्ता जो कि उन चीजों को देखा है, समझा है और कैसे हुआ होगा इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी पर वह कार्य कर चुका है, वर्तमान में वह उसको देख रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी को बताता है कि भविष्य में भी ऐसा ना हो। इस प्रकार की अगर समस्याएं आती हैं तो उसके लिए ये आधार बनाकर देता है किस प्रकार से कार्य करने पर उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस तरह से उसका प्रतिवेदन रिपोर्टिंग की जाती है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अप्रयोगात्मक अनुसंधान ऐसा क्षेत्र है जहां पर घटनाएं बीत चुकी होती हैं, जहां पर दोनों चर एक दूसरे को प्रभावित कर चुके होते हैं, जो एक क्रमबद्ध अनुभव सिद्ध के रूप में लिए जाते हैं, जहां पर अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार से उस घटना से संबंधित जो आंकड़े हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, उन चरों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, उस पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उन दोनों के आधार पर अनुमान लगा करके कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है, उसका निदान करने का, उसका डायग्नोसिस करने का प्रयास करता है। बिना जांच पड़ताल के वह किसी भी प्रकार से उस समाधान पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए जो अप्रयोगात्मक अनुसंधान की जो विधि होती है उसमें यही होता है, वह उनसे संबंधित, उन परिस्थितियों से संबंधित, पहले विषय वस्तुओं से संबंधित जो भी उत्तरदायी हैं ऐसे लोगों को एकत्र किया जाए, उनके आधार पर जांच पड़ताल की जाए, पहचान की जाए और उनका पुनः परीक्षण करके, कार्य योजना बना करके उनका परीक्षण किया जाए और उसी के आधार पर उनका निष्कर्ष निकाला जाए और लोगों को सूचित किया जाए। इस तरह से आपने देखा कि अप्रयोगात्मक अनुसंधान एक ऐसा क्रमबद्ध अनुभव सिद्ध अनुसंधान है जिसमें अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता। कारण क्या है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति पहले हो चुकी होती है या वे स्वाभाविक रूप से जोड़ तोड़ के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि जब घटनाएं घट चुकी हैं, कार्य हो चुका है तो उसमें हम जोड़ तोड़ अब कर नहीं सकते। इसलिए आश्रित चर तथा स्वतंत्र चरों के सहवर्ती परिवर्तनों के आधार पर इन चरों के बीच के संबंधों के बारे में बिना किसी तरह के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के ही अनुमान लगाया जाता है। यानी यहाँ पर किसी प्रकार का डायरेक्ट जो इंफीरियर होता है उसको हम नहीं कर सकते, बल्कि एक गेस लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि घटना कैसे घटी होगी। इस प्रकार के चर दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित किए, उनके प्रभाव को देखते हैं, उसके इफेक्ट को देखते हैं। इसी तरह से जो इसकी विशेषताओं के रूप में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, उसमें था कि अप्रयोगात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्रभाव के आधार पर कारणों का पता लगाने की वह कोशिश करता है। क्रमबद्ध एवं अनुभव सिद्ध के रूप में ऐसा अप्रयोगात्मक अनुसंधान अपने को सिद्ध करता है, अर्थात अप्रयोगात्मक अनुसंधान क्रमबद्ध एवं अनुभव सिद्ध होता है। अप्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में किसी प्रकार के संबंध के होने की कल्पना के आधार पर, माने हम केवल एक इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, उस कल्पना के आधार पर स्वतंत्र चरों पर कोई इन दोनों के चरों के मध्य जो सहवर्ती परिवर्तन होते हैं, यानी ये घटना क्यों घटी होगी, हम केवल एक अनुमान के आधार पर उनके सहवर्ती परिवर्तनों को देखते हुए, प्रभावों को देखते हुए उसको अपने विषय वस्तु का एक अध्ययन क्षेत्र बनाते हैं। यही कारण है कि इनमें कल्पना का आधार इन दोनों चरों के मध्य सहवर्ती परिवर्तन ही होते हैं। अप्रयोगात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है। इसे विवरणात्मक शोध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विवरण प्रस्तुत किया जाता है, इसमें समस्त घटनाओं को एक एक करके उससे संबंधित प्रश्नों को लिया जाता है, उसे प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है और जो आश्रित चरों से उस प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके उनका रिएक्शन लेने का प्रयास होता है। ऐसे शोध में अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य
प्रयोज्यों के व्यवहार को निरीक्षण करना तथा वर्णन करना होता है। अर्थात वह प्रयोज्यों को अपना उद्देश्य बना करके उन पर किस प्रकार की अनुक्रिया हो रही, उनकी अनुक्रियाओं को देखते हुए अपना अनुसंधान कार्य पूर्ण करता है। इसी तरह से जो इसका प्रोसेस रहा है प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया, माने प्रोसेस ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें सबसे पहले क्या होता है, समस्या का चयन किया जाता है, फिर समस्या से क्यों ली गई इसका स्पष्टीकरण, इसकी परिभाषा दी जाती है, फिर परिकल्पना का निर्माण होता है, माने समस्या समाधान के लिए उससे संभावित जो कार्य योजना बनाई जाती है उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हाइपोथेसिस के आधार पर ही सैंपलिंग की जाती है, न्यायाधीश या प्रदर्श का चयन किया जाता है, प्रदर्शनों के आधार पर फिर आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, माने कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। जब आंकड़ों भी संग्रहित हो गए तो उसके आधार पर जो हमने परिकल्पना या कार्य योजना बनाई है अब उसका परीक्षण करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और उससे संबंधित जो भी कुछ हमें सुझाव देना है उसको प्रतिवेदन के रूप में देते हैं। तो एक अनुसंधानकर्ता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है, वह समस्या को देखे भी, उसको समझे भी, क्यों हुई उसकी प्रोबेबिलिटी को बताए, संभाव्यता को बताए और फिर भविष्य में ऐसा ना दोहराया जाए उस प्रकार की पॉसिबिलिटी को बताए। अब वर्तमान में क्या हो रहा है उसको देखते हुए, उस कार्य योजना को करते हुए वह अपने निष्कर्ष में, प्रतिवेदन में इन चीजों को जरूर बताए। इस प्रकार से जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसकी जो भूमिका होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, इसमें क्रमबद्धता होती है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, बल्कि यह प्रयोगात्मक अनुसंधान की भांति ही कार्य करता है। बस अंतर क्या होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का पूर्ण नियंत्रण उन चरों पर होता है, स्वतंत्र चरों पर, और अप्रयोगात्मक अनुसंधान में जो अनुसंधान करता है उसका सीधा नियंत्रण आश्रित स्वतंत्र चरों पर नहीं पड़ता है। और दूसरी बात जो होती है कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है वहां पर अनुसंधानकर्ता सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से कार्य को करता है, उन्हीं चरों के आधार पर कार्य करता है। लेकिन जो अप्रयोगात्मक अनुसंधान है, चूंकि अब चीजें हो चुकी हैं, घटनाएं घट चुकी हैं, समस्याएं आ चुकी हैं, उसके आधार पर कार्य करता है। इसलिए दोनों में ये अंतर होता है कि एक पर सीधा नियंत्रण होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान में, अप्रयोगात्मक अनुसंधान में उस पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कार्य को कर करके अनुभव लिया जाता है, उसके प्रभाव को देखा जाता है, और अप्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता अपने अनुभव के आधार पर ऐसा अनुमान लगाता है कि ऐसी चीजें इससे हुई होंगी, वह एक गेस करता है, तमाम प्रकार की घटनाओं की कल्पना करता है और उन्हीं कल्पनाओं पर वह अपने विचारों को, तर्कों को ला करके प्रस्तुत करता है और उसके आधार पर वह जो प्रयोज्य हैं उनके रिएक्शन को, उनकी अनुक्रिया को लेने का प्रयास करता है और उसी को बेस बना करके उसमें किस प्रकार के शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, व्यवहारिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको आधार बना करके वह अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से आपके समझ में हमें पूरा विश्वास है कि चीजें आ गई होंगी। और अब हम अगले वीडियो में आपको गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इसके विषय में जानकारी देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल से अभी पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से तमाम प्रकार के प्रतियोगी विषय वस्तु संबंधित, अनुसंधान संबंधित, तकनीकी संबंधित, साइकोलॉजी संबंधित या भाषा शिक्षण आज संबंधित, स्टैटिक्स से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप बेल आइकन जो घंटे के साथ दिखाई पड़ रहा है उसको दबाएं।